morning students. So let us start our next topic for the chapter 2. Chapter 2 is force and Newton's law of motion. Next topic is our impulse. So impulse क्या होता है? इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स का एग्जांपल सबसे बढ़िया ये है कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू टाइम। इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स आपका फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम होता है। तो इम्पल्स के लिए आप समझिए, फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक हम पर्सन बना देते हैं, दिस इज ए पर्सन। ठीक है, पर्सन बना दिया हमने, ग्राउंड पे खड़ा है। तो क्या किया हमने, ठीक है। अब इंपल्स का मतलब क्या हुआ? फोर्स इनटू टाइम मींस इंपल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम एंड दिस फोर्स इज योर एवरेज फोर्स। ठीक, तो इसी पोजीशन की बात कर रहा हूं, इसी पर्सन की। तो जब ये पर्सन ठीक है, पर्सन है ये, ठीक। So he is trying to do this. ठीक है, तो एक आपका पर्सन है। तो मान लीजिए, जैसे आपने सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है इंपल्स का? इंपल्स का सबसे बड़ा एग्जांपल है कि व्हेनेवर ए क्रिकेटर ड्यूरिंग फील्डिंग, सो इफ ही वांट्स टू कैच ए बॉल, हाउ व्हाट इज द बेस्ट मेथड टू कैच ए बॉल? मींस ऐसा कौन सा मेथड होना चाहिए जिससे कि वो इजीली बॉल को कैच कर पाए और बॉल उसके हाथ से ना छूटे? तो वो आता है कंसेप्ट ऑफ इंपल्स के अंदर। तो इंपल्स का जनरली इंपल्स क्या होता है? इंपल्स एक तरह का लीनियर मोमेंटम ही है, एक तरह का लीनियर मोमेंटम ही है। मींस इंपल्स को हम लीनियर मोमेंटम बोल सकते हैं, लेकिन लीनियर मोमेंटम में क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी होती है। कि यहां पर वी आर फाइंडिंग द इंपल्स with the help of force and time. It means whenever you have to find the impulse, that will be found by force and time. When you multiply the force with time, you will get impulse. तो अब इसका देखिए, मान लीजिए कोई बॉल यहां से, ये बॉल है, ठीक है, यहां से नीचे की तरफ आ रही है। मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड स्पीड से आ रही है। मान लीजिए कि इस बॉल की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, ठीक। तो अब जब ये बॉल यहां तक आएगी, इस पर्सन के, इस प्लेयर के हाथ में आ जाती है, तो जैसे इसके हाथ में आएगी, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो एक बॉल है, उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, वो 10 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रही है, और जैसे ही वो हाथ पे टकराएगी, जब वो कैच हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो मान लिया यहां से यहां तक का टाइम
टाइम लगा वो क्या लगा, दैट इज योर t इज इक्वल टू 5 सेकेंड लगे। ठीक, मैंने मान लिया, अज्यूम कर लिया। ठीक, अब बॉल क्या है, यहीं पर है। बॉल को यहां तक आने में टाइम क्या हो गया, बढ़ गया। मान लिया t इज इक्वल टू 7 सेकेंड लगा। ठीक है, क्या लगा, 7 सेकेंड। तो यहां पर स्पीड वही है, u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, और जैसे इसने कैच की क्या हो गया, ये 0 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द पोजीशन द प्लेयर while catching a ball, while catching a ball. Here similarly the player catching a ball. ठीक है, सो वी आर टेकिंग टू पोजीशंस। हमने दो पोजीशन ले ली प्लेयर की। तो एक में प्लेयर कैच ऐसे कर रहा है, एक में ऐसे, मींस एक में प्लेयर सीधा खड़ा है ऐसे कर रहा है, एक में झुक करके ले रहा है। इट मींस वो क्या कर रहा है, वो बॉल को अपने तक आने का टाइम दे रहा है ज्यादा। तो अगर मैं किसी भी चीज को, जैसे यहां पे बॉल की बात हो रही है, ही वांट्स टू कैच द बॉल, सो इफ द क्रिकेटर इंक्रीजेस द टाइम, अगर क्रिकेटर जो है उस बॉल को अपने हाथ तक आने में जो टाइम लगता है, तो मतलब यहां कितना लगा, 5 सेकंड लगा, यहां पे लगा 7 सेकंड। इट मींस इफ द टाइम इंक्रीजेस, कि बॉल तक, अगर मैं बॉल को, अगर बॉल का मेरे तक आने में टाइम कम है, इट मींस जब टाइम कम होगा तो वो स्पीड जल्दी आ रहा होगा। इसका मतलब देखिए हमारा जो फॉर्मूला है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये क्या है, डिस्टेंस। ठीक, तो अगर मेरा टाइम ज्यादा है, अगर यहां पर इफ टाइम इज लेस देन स्पीड इज मोर। इट मींस कोई चीज एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक पहुंचने के लिए अगर टाइम कम ले रही है, इट मींस वो जल्दी ज्यादा गति से वो चल रही है। इट मींस द स्पीड ऑफ दैट थिंग विल बी फास्ट। तो अगर टाइम डिक्रीज होगा, अगर टाइम इंक्रीज होगा, तो क्या होगा, स्पीड विल बी लेस। इट मींस अगर बॉल को इस क्रिकेटर के हाथ तक पहुंचने में टाइम लगा 5 सेकंड, ठीक है, तो फोर्स जो भी आएगा, और अगर मैं जैसा कैसे ले रहा हूं कि अगर टाइम 7 सेकंड, मींस अगर टाइम इंक्रीज हो गया, तो जो आपका, देखिए अब देखिए इसको समझिए कि मान लो मैं ऐसे खड़ा हूं, ठीक है, बॉल आ रही है, मैंने हाथ को ऐसे कर लिया, ठीक, तो बॉल सीधा यहां टच करेगी, ठीक है। तो या इसके अलावा एक पोजीशन है कि मैंने बॉल को यहां ना करके मैं ऐसे कर रहा हूं। इट मींस आई एम ट्राइंग टू बो माई सेल्फ टू इंक्रीज द टाइम ऑफ द बॉल टू रीच माई हैंड। मैंने बॉल का मेरे हाथ तक पहुंचने का टाइम इंक्रीज कर लिया, जिससे उसका क्या होगा, उसकी स्पीड क्या होगी। अब देखिए वो ऊपर 10 मीटर पर स्पीड से है, जैसे जैसे नीचे आ रही है, तो जब वो मेरे हाथ में कैच हो जाएगी, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा कि जैसे जैसे मैं टाइम बढ़ाऊंगा, वैसे वैसे मेरी बॉल की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इट मींस एज द टाइम इंक्रीजेस टू रीच द हैंड ऑफ द क्रिकेटर फॉर द बॉल, if time for the ball to reach the hand increases, the force experienced by the hand of the cricketer will be less. इसका क्या होगा कि अगर मैं ऐसे ही कैच कर लूंगा, ठीक है, तो मेरे हाथों में जो होगा वो क्या होगा, वो फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो ज्यादा होगा। अब देखिए so let us suppose F is equal to 2 Newton and time taken is 2.5 second.
ठीक है, तो मैंने पहला मान लो सिंपल की मान फोर्स क्या है 2 न्यूटन है और टाइम क्या है 2.5 सेकेंड है। सो इम्पल्स विल बी इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम, क्या होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 न्यूटन सेकेंड। ठीक है, इट मीन्स 2 न्यूटन का फोर्स अगर 2.5 सेकेंड तक लगता है तो जो इंपल्स होगा वो कितना होगा, वो 5 न्यूटन सेकेंड होगा। ठीक है, तो अब मान लीजिए मेरे, अब देखिए ये 5 है यहां पर, ठीक, तो अभी क्या था 2 इंटू 2.5 किया। ठीक है, अब इसमें से अगर, अब देखो वैल्यू अगर मुझे 5 ही रखनी है तो अगर मैं इसको इंक्रीज करूंगा तो इसको डिक्रीज होना पड़ेगा, और इसको इंक्रीज करूंगा तो इसको डिक्रीज होना पड़ेगा। ठीक है, अब चेक कर लीजिए इसको एक बार कि यहां पर 5 है या 2.5, तो अगर मैं, मेरे पास 5 न्यूटन सेकेंड क्या इंपल्स आ गया, मींस इंपल्स ऑफ द बॉल विल बी 5 न्यूटन सेकेंड। इंपल्स क्या हुआ कि जो बॉल आई उसने कितना फोर्स लगाया उस हैंड पे कितने टाइम में, वो हो गया। सो मींस द मोमेंटम इम्पार्टेड टू द बॉडी, कितना मोमेंटम उसने उस पर्सन के, उस क्रिकेटर के हैंड में इंपार्ट कर दिया, वो क्या है, इंपल्स है। तो क्या होगा, मान लो 5 आया तो यहाँ 2.5 था, अगर मैं इस 2 को डिक्रीज करूंगा तो 2.5 को इंक्रीज होना पड़ेगा अगर मुझे 5 चाहिए तो, या अगर मैं 2 को इंक्रीज करूंगा तो 2.5 को डिक्रीज होना पड़ेगा फॉर हैविंग द वैल्यू फिक्स। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंपल्स। इट मीन्स इफ यू वांट टू इंक्रीज द फोर्स देन यू हैव टू डिक्रीज द टाइम। सो इफ यू suppose, it means if cricketer want to catch a ball comfortably, the time taken by the ball to reach the hand should be too less, so that the force experienced by the hand of a cricketer will be less. Sorry, the time taken by the ball to reach the hand will be so taken that the force experienced by the hand of a cricketer will be lesser one. It means जो impulse, जो momentum impart होगा उसके हैंड पे वो कम होगा, वो क्या होगा, कम होगा। तो इसीलिए impulse को हम बोलते हैं force into time। So impulse will be equal to force into time। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें। ठीक है, अब देखिए इसमें, अब हमने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन किया था, तो मोशन में हमने 3 टाइप के मोशन पढ़े। उन 3 टाइप के मोशंस में अभी हम इंपल्स पढ़ रहे हैं, पहले इंपल्स को देखते हैं। इंपल्स, तो इंपल्स विल बी इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम। क्या आया, इंपल्स क्या आया, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम। सो नाउ इट विल बी, सो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम। सो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, टाइम की सेकंड। सो यूनिट ऑफ impulse, unit of impulse will be how much? Newton second. Newton second. So now come on to dimensional. तो अगर जनरली लिखें
तो फोर्स को हम लिखते हैं मास इनटू एक्सीलरेशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम. So mass means kilogram, acceleration meter per second square into second. So it will be how much? Kilogram meter per second. ये किस में आ गया? ये आपका MKS में आ गया. अगर मैं इसी को लिखना चाहूं CGS में, इसमें क्या होगा? इट इज ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड. क्या होगा? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड. ठीक है. सो यूनिट ऑफ इंपल्स विल बी इक्वल टू न्यूटन सेकेंड एंड इट विल बी रिटन एज ऑल्सो गोज फोर्स रिटन एज मास इनटू एक्सीलरेशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम. So mass will be in kilogram for MKS system. Acceleration will be given by meter per second square for MKS and time will be second. So in MKS system, the unit of impulse will be kilogram meter per second and the unit of impulse in CGS will be gram centimeter per second. ठीक है. तो देखिए इसके एग्जांपल देखते हैं. अब अगर हम एग्जांपल समझना चाहें तो एग्जांपल समझते हैं इसके. क्या करेंगे हम? एग्जांपल्स. तो अब मान लीजिए आपने देखा होगा कि अगर सपोज करो मैं एक कांच के टुकड़े को, मैं कांच का शीशा लेता हूं, कांच के शीशे को मैं ऊपर से छोड़ देता हूं. ठीक है. और ऊपर से छोड़ने पे अगर वो कांच का शीशा नीचे फ्लोर है, फ्लोर पे गिरता है तो वो टूट जाता है. क्या होता है? वो टूट जाता है. और अगर वही शीशा मैं अगर नीचे रेत है, रेत पे छोड़ दूं, वो शीशा क्या होगा? टूटेगा नहीं. क्या होगा? टूटेगा नहीं. ऐसा क्यों होगा? मान लीजिए ये फ्लोर है और ये आपका सैंड है. मान लीजिए ये सैंड है और ये फ्लोर है. ठीक. ऊपर से मैंने कांच का टुकड़ा घेर दिया, डाल दिया. ठीक है. ये मैंने यहां से ड्रॉप कर दिया. तो जब ये मैंने यहां से छोड़ दिया तो अगर ये फ्लोर पे गिरेगा तो क्या होगा? इसका जो इंपैक्ट होगा, ठीक है, तो ये क्या होगा? जैसे ये फर्श पे टकराएगा ये चूर चूर हो जाएगा, ये टूट जाएगा. ठीक है. क्योंकि इसको यहां से यहां तक, अब देखो जैसे ये यहां टकराया, ठीक है, ये इस फ्लोर को इतना फोर्स नहीं दे पाया जिससे कि फ्लोर को दबा सके. समझने की बात है कि जैसे मैंने कांच का टुकड़ा फेंका ऊपर से, तो अगर वो नीचे फर्श है तो अगर फर्श के ऊपर टकराएगा तो वो कांच का जो इंपैक्ट है वो इतना ज्यादा नहीं है कि वो फ्लोर को दबा सके. इट मीन्स द मोमेंटम ऑफ द ग्लास will not have so much force that it can compress the floor, कि कंप्रेस की फ्लोर को दबा सके. इट मीन्स टाइम क्या है? टी है. तो टाइम इस केस में क्या रहेगा? मान लीजिए टाइम टी लगा. ठीक. अब इसी बात करते हैं. यहां से जो ग्लास आएगा, जब वो मिट्टी के ऊपर गिरेगा या रेत के ऊपर गिरेगा, तो रेत क्या है? वो ग्लास जो है, उस ग्लास का जो मोमेंटम है उसके पास इतना फोर्स है कि वो इस सैंड को दबा सके. इट मीन्स वो दबाकर मान लो वो यहां पर आ गया. इट मीन्स नाउ द टाइम विल बी दिस. तो अगर आप देखोगे
सो दिस इज द टाइम डिफरेंस। अगर आप देख सकते हो तो देखिए, जब ये कांच का टुकड़ा इस रेत के ऊपर आकर गिरा तो जो जो मोमेंटम ट्रांसफर्ड है वो कुछ हद तक है कि वो सैंड को कुछ हद तक दबा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो टाइम है, मींस मान लो ये t1 है और ये t2 है, तो t1 विल बी लेस देन t2, सो f1 will be greater than f2. So t1 means time taken by the glass to reach the floor will be lesser. Time taken by the glass to reach the sand will be greater. So if the time taken by the glass to reach the floor is lesser, then the force experienced by the glass क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। सो इसीलिए ऐसा ना हो तो हम इन ग्लास को एक डब्बे में लपेट रैप करके रखते हैं, एक डिब्बे के अंदर हम इनको लपेट कर रखते हैं ताकि वो जो इम्पैक्ट है वो उस जिस डब्बे में उसको रैप किया हुआ है या रखा हुआ है उस डब्बे तक वो पहुंचे। इट मींस टाइम ज्यादा हो तो जो इम्पैक्ट हो वो कम हो जाए जिससे कि वो टूटे ना। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें। सो नेक्स्ट है आपका तो हमने अब क्या कर लिया है, हमने फोर्स पढ़ा, ठीक है, मैं आपको समरी बता रहा हूं। फोर्स पढ़ा हमने, ठीक है, उसके बाद इसकी यूनिट्स पढ़ी हमने, यूनिट्स में क्या था, एब्सोल्यूट और ग्रेविटेशनल पढ़ा, ठीक है। तो एब्सोल्यूट के अंदर हमने क्या पढ़ा, एब्सोल्यूट के अंदर हमने पढ़ा, एब्सोल्यूट के अंदर क्या आता है आपका न्यूटन एंड डाइन। ग्रेविटेशन के अंदर क्या आता है, kgf और kg वेट, ग्राम फोर्स और ग्राम वेट, ठीक है। फोर्स के बाद हमने पढ़ा लॉ इनर्शिया के अंदर हमने टाइप्स पढ़े, क्या क्या थे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, inertia of motion and inertia of direction, ठीक है। फिर हमने पढ़ा थर्ड inertia का, हमने क्या पढ़ा, laws of motion, laws of motion। पहला लो जो फर्स्ट लो है, फिर सेकंड लो है, थर्ड लो है। जो पहला लो है, एक जब हमने पढ़ा था, हमें बताया था कि इसका क्या है, इट डिफाइंस, पहले तो ये क्या है, क्वालिटेटिव फोर्स, इट टेल्स अस अबाउट द क्वालिटी ऑफ फोर्स। क्वालिटी में क्या होगा कि ये फोर्स एक्सीलरेटिंग है या डिसीलरेटिंग है, ठीक है। और इट ऑल्सो डिफाइंस व्हाट, इट
defines inertia. It defines inertia. Second will be given by F is equal to ma, mass into acceleration. It means it tells us about the quantity of force. Quantity of force क्या है? क्वांटिटी ऑफ फोर्स के बारे में बताते हैं. फिर क्या है? इसको क्या बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड के बारे में बताते हैं कि आपका फोर्स की वैल्यू कितनी है, न्यूटन में है, डाइन में, क्या है. थर्ड लो में क्या था? F12 इज इक्वल टू F21 माइनस का. F12 is equal to minus F21. It means the F1 is F12. F12 is the force on second due to 1. The force on first due to 2. Because this is your cause, कारण, और ये क्या होगा? परिणाम, effect. So फिर इसमें दो चीजें होती हैं. One is cause, another is effect. Cause means due to which. तो किसके कारण हो रहा है? तो पहली ऑब्जेक्ट ने के कारण जो दूसरी पे फोर्स लगा. इट मींस द फोर्स अप्लाइड ऑन सेकंड बॉडी ड्यू टू फर्स्ट वन. ठीक है. इसमें क्या होगा? टू ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. ठीक है. इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी. ये भी ठीक है. ठीक है. It means force applied on body B due to A will be equal and opposite to the force applied on A due to B. ठीक. और यहां पे क्या किया ना कि थर्ड लॉ में दो तरह के फोर्स होते हैं और ये दोनों फोर्स पेयर में होते हैं और ये दोनों अलग अलग बॉडीज पे लगते हैं. It means there are two types of forces acting whenever we are using third law of motion. It means one is force of action, another is force of reaction. एक एक्शन का फोर्स होता है, एक रिएक्शन का होता है. इट मींस सपोज मैं अगर चल रहा हूं तो अगर मैं जितने फोर्स से जमीन अर्थ को पीछे से धक्का दे रहा हूं दैट इज अ फोर्स ऑफ एक्शन. इट मींस मैं एक्शन ले रहा हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं जमीन को पीछे धकेल रहा हूं और जब मैं और उतने ही फोर्स जमीन अर्थ मुझ पे लगा रही है कि आगे चले. तो द सेम वैल्यू ऑफ फोर्स बाय विच आई हैव बीन पुश्ड बाय द अर्थ to move forward. So it means यहां पर क्या होगा? दो बॉडीज होंगी, two bodies and these are different bodies और दो ही फोर्स एक्ट करेंगे. Two forces act and in pair. ठीक. दो अलग अलग बॉडी होंगी. जैसे मैं लगा रहा हूं अर्थ पे. ठीक है. तो मैं मेरी बॉडी है और अर्थ है. सो अर्थ मुझ पे लगा रही है. ठीक है. फिर हमने किया मोशन के बाद आपका आता है लॉज ऑफ मोशन हो गया. इसके बाद इंपल्स नहीं होगा और क्या आएगा? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. लॉ ऑफ कंजर्वेशन of linear momentum. इसमें क्या था कि अगर हमारे पास दो बॉडी A और B हैं तो क्या बनेगा? MAUA प्लस MBUB will be equal to MAVA plus MB plus VB. Where MA and MB are the masses of body A and B respectively. UA, UB are the initial velocity of body A and B. VA and VB are the final velocity of body A and body B. It means the total linear momentum initially and finally will be constant. फिर हमने किया impulse. impulse क्या था? Force into time.
हम इसको बोल देते हैं एवरेज फोर्स इनटू टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पढ़ा हमने, इफ फोर्स इंक्रीजेस टाइम डिक्रीजेस, इफ टाइम इंक्रीजेस देन फोर्स हैज टू डिक्रीज टू हैव द सेम वैल्यू ऑफ इम्पल्स। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द summary of this whole chapter. In the next class we will do the numericals on this chapter. So till then, take care, be safe and try to practice yourself. So thank you so much.